नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे टालमैन का सिद्धांत और टालमैन के सिद्धांत के अंतर्गत हम कई उसके महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। टालमैन के सिद्धांत को चिन्ह परीक्षण कहा जाता है। चिन्ह परीक्षण या चिन्ह अधिगम का सिद्धांत उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया भूल भुलैया उस पे भी उनका नाम आता है। उन्होंने अव्यक्त अधिगम या लेटेंट लर्निंग की बात की, उसके लिए भी उनका नाम बहुत ही मशहूर है। तो उनके सिद्धांत का मूल क्या है, हम ये देखना चाहेंगे। टालमैन ने जो सिद्धांत दिया उसका मूल ये है कि ना तो पूर्णतः आपका संज्ञानात्मक टेस्टालवादी, ना पूर्णतः आपका कंडीशनिंग वाला, मतलब आपके जो उत्तेजना है, यहाँ पे दोनों का सम्मिश्रण करके ही अधिगम होता है। मतलब आपकी उत्तेजना और आपके संज्ञानात्मक पक्ष के सम्मिश्रण से ही अधिगम होता है। जब भी हम कुछ सीखते हैं तो उसको अधिगम चिन्ह कहा जाता है टालमैन के अनुसार। इसीलिए वो जो उनका पूरा सिद्धांत था उसको चिन्ह सिद्धांत भी कहा जाता है। उन्होंने कई महत्वपूर्ण चीज़ें कही और उनके एक्सपेरिमेंट की भी हम बात करेंगे और उन्होंने जो मेन की पॉइंट उनके हैं उसका भी हम विश्लेषण करेंगे। तो उनका अगर एक तरह से देखा जाए जो सिद्धांत था वो पूरा एक बुलबुलिया टेस्ट था। उसमें चूहों को छोड़ा जाता है और भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उनका देखा जाता है कि उनको लगातार मतलब प्राप्त हो रहा है पुनर्बलन, या आप कह सकते हैं कि उनको नहीं मिल रहा है। वो एक माइंड मैप बना रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं उससे निकलना, उनको कुछ नहीं मिल रहा है तब वो कैसे बुलबुलिया से निकल रहे हैं। यही पूरा उनका एक अध्ययन का प्रक्रम था। तो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उन्होंने चूहे जो थे उन पर अध्ययन किया बुलबुलिया टेस्ट के द्वारा। चर्चा करेंगे इनकी मुख्य बिंदुओं की। तो चिन्ह सिद्धांत टालमैन का जो है उसको मुख्यतः 4 भागों में बांट सकते हैं। आप उसको और विश्लेषित करके कई भागों में या और संश्लेषित करके 2 ही भागों में बांट सकते हैं, लेकिन जो मुख्य उसके की पॉइंट है मैंने यहाँ पर 4 भागों में बांट कर समझाने का यहाँ पर प्रयास किया है। इसमें जो पहला इनका सिद्धांत का जो की पॉइंट है, पुरस्कार प्रत्याशा की बात इन्होंने कही है। पुरस्कार प्रत्याशा इनका जो कह सकते हैं जो परीक्षण था उस पर आधारित है। एक समूह बनाते हैं जो बुलबुलिया टेस्ट के लिए, उसमें जब वो रास्ता खोज लेता है तो उसको भोजन मिल जाता है हर बार। एक समूह बनाते हैं जिसमें उसको 10 दिन बाद भोजन मिलता है और एक समूह बनाते हैं जिसमें उसको भोजन ही नहीं मिलता। तो ये पुरस्कार की प्रत्याशा उनकी थी कि मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि पुरस्कार पहले नहीं दिया जाता, बाद में दिया जाता। तो इनका भोजन बाद में दिया जाता था, तो किसी को दिया जाता था, किसी को लेट दिया जाता था, किसी को नहीं दिया जाता था। तो ये कर क्यों ऐसा रहते हैं इस पर भी हम बात करेंगे। आप सोचेंगे कि जिसको हर बार पुरस्कार मिल रहा था वो समूह बहुत अच्छा काम किया होगा। तो अभी आपको यही बात ध्यान देने की जरूरत है। समूह 1 जो था जिसको हर बार भोजन मिलता था वो रास्ता ढूंढ लेता है, वो मार्ग निकलने का मार्ग खोज लेता है। समूह 2 जो था वह भी मार्ग खोज लेता है और भोजन मिलने पर जो समूह जब मार्ग तो खोजता है लेकिन जब भोजन उसको मिल जाता है तो वो धीरे धीरे क्या करता है, समूह 1 को भी पीछे छोड़ देता है। यहाँ आपका सिद्ध होता है कि जब अभिप्रेरणा जो ज्यादा मिलती है, जब ज्यादा आप किसी को मोटिवेट कर दो या ज्यादा आपको उसको रेनफोर्समेंट दे दो, पुनर्बलन दे दो, तो वो अधिगम के लिए हानिकारक होती है टालमैन के अनुसार। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो जो समूह था वो एक नेविगेशन माइंड में बनाता है, निकलने का रास्ता, और माइंड मैप बनाता है, वो संज्ञानात्मक मानचित्र बनाता है और निकल जाता है। और जब उसको भोजन भी मिलता है वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है और वही प्रदर्शन उसको समूह 1 से आगे ले जाता है। अब आप सोचेंगे अब ये वाला इससे भी ज्यादा अच्छा करेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ जो जिसको भोजन नहीं मिलता वो कोशिश तो करेगा कि भाई बुलबुलिया में गया है तो निकलने का प्रयास करेगा, लेकिन वो निकल पाता भी है तो बहुत लेट और नहीं निकल पाता, ज्यादातर वो मार्ग भटकता है। मतलब वो एक अच्छा कॉन्सेप्ट मैप अपने दिमाग में नहीं बना पाता क्योंकि वो थक जाता है, उसको भोजन की भी आवश्यकता होती है, उसको कुछ मिलता भी नहीं, वो भटकता रहता है और उसका जो प्रक्रम है वो लक्ष्यहीन हो जाता है। तो इस जो सिद्धांत के भाग को पुरस्कार प्रत्याशा का भाग कह सकते हैं कि पुरस्कार प्रत्याशा किस प्रकार से किसी बालक पे या किसी पर भी प्रभाव डालती है उसके सीखने पे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन्होंने जिस नए टर्म की बात की वह है संज्ञानात्मक आपका मानचित्र जो आपके माइंड में बनता है, जो नेविगेशन के रूप में चूहों के लिए कार्य किया रास्ते को खोजने का। दूसरा विश्लेषण बिंदु आता है स्थान सीखना या क्षेत्र सीखना। अब स्थान सीखना वाला जो एक्सपेरिमेंट था सेम एज भूल-भुलैया का ही एक्सपेरिमेंट था, पर 2 अलग मार्गों से चूहों को छोड़ा जाता है, लेकिन भोजन एक ही साइड में रखा जाता है।
तो वह भी भोजन प्राप्त कर लेता है जो पहला वाला रहता है, और जो दूसरे साइड का रहता है वह भी उसको प्राप्त कर लेता है, मतलब बुलबुलिया पार भी कर लेता है और भोजन भी प्राप्त कर लेता है। इससे भी सिद्ध होता है कि जो उनका संज्ञानात्मक जो मानचित्र है, वह जो स्थानिक मानचित्र, जो व्यापक स्थानिक मानचित्र उन्होंने दिमाग में बनाया, वो बहुत ही प्रबल कार्य करता है उनके सीखने का। मतलब जो उनकी समस्या है बुलबुलिया से निकलना, और उसका समाधान क्या है, उनका जो एकीकृत आप कह सकते हैं संज्ञानात्मक मानचित्र जो उनके दिमाग में बनता है। और आप ये भी जानते हैं कि टालमैन ने कहा है कि कुछ भी सीखना क्या है, अधिगम चिन्ह है। तो यहाँ पे जो सीखा, यहाँ पे जो सीखा, यहाँ पे भी सीखा, तो इसलिए इनके जो इनका परीक्षण है या आप कह सकते हैं इनका सिद्धांत है, उसको चिन्ह सिद्धांत कहते हैं। अगला विश्लेषण बिंदु है अव्यक्त अधिगम का या लेटेंट लर्निंग। अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेटेंट की हिंदी देखें तो अव्यक्त, मतलब जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो व्यक्त किसको नहीं किया जा सकता? जिसका कोई लक्ष्य ना हो, जिसके पीछे कोई किसी का हाथ ना, मतलब वो अंदर ही हो रहा है और सामने वाला जान ही नहीं पा रहा है, वो प्रस्फुटित नहीं हो रहा है। सेम है अगर हम इसके परिभाषा को रखें तो बिना किसी अभिप्रेरणा के या आप कह सकते हैं सब सुदृढ़ीकरण के, जब आपके अंदर अवचेतन रूप से, मतलब अवचेतन रूप से आप कोई चीज़ संग्रहण करते हैं, तो वो लर्निंग आपकी लेटेंट लर्निंग है। अब यहाँ देखिए कि भोजन मिलता हर बार तब ही सीखता, तब तो हम कह सकते थे कि उसके पीछे हम समझ सकते थे कि हाँ उसकी लर्निंग कंडीशनिंग है। लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा था कि उसको भोजन देर से मिला, लेकिन उसने माइंड मैप बनाया, तो वो जो उसका अवचेतन जो मस्तिष्क में एकीकृत मानचित्र बना संज्ञानात्मक, वही लेटेंट लर्निंग यहाँ पर कहा जाता है। लेटेंट लर्निंग के बारे में अगर अव्यक्त अधिगम के बारे में और भी बिंदु चर्चा की जाए, तो बिना प्रेरणा या सुदृढ़ीकरण के अवचेतन रूप से जो हम सूचना का संग्रहण करते हैं, वही हमारा लेटेंट लर्निंग है। यदि इसमें परिवर्तन, जब हमारा व्यवहार जो है अगर हमको उसको परिवर्तन करता है, तो तभी होता है, जैसे हमारे अंदर लर्निंग है, लेकिन व्यवहार परिवर्तन तभी होता है जब उसको उस जो अव्यक्त अवचेतन रूप से सीखा है उसको एक प्रॉपर सबल प्रेरणा मिले, तो वो हमारे व्यवहार को क्या परिवर्तित कर देती है। और आपको भी पता है कि व्यवहार परिवर्तन को एक तरह से आप अधिगम के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो व्यवहार परिवर्तन यदि अवचेतन रूप से सूचना निर्माण की पर्याप्त प्रेरणा हो तो व्यवहार परिवर्तन भी हो जाता है। और इसमें अवलोकन द्वारा व्यवहार परिवर्तन होता है। जो लेटेंट लर्निंग है, हम अवलोकन करते रहते हैं और जो परिस्थिति का जब हम अपने मस्तिष्क में उसका विश्लेषण करते हैं संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में, तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को उस अवलोकन के द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, और वो भी लेटेंट लर्निंग ही है कि यही व्यवहार परिवर्तन आपका लर्निंग है। और ये जब अवचेतन मन में होता है तो वही आपका लेटेंट या अव्यक्त लर्निंग हो जाती है, जो किसी बिना प्रेरणा के, बिना किसी सुदृढ़ीकरण के, सबलीकरण के, आपके बिना किसी पुनर्बलन के, बिना किसी उत्तेजना के आपके अंदर स्वतः अवचेतन रूप से हो रहा है। तो ये आपका लेटेंट लर्निंग का टर्म था। इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा क्योंकि अक्सर इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी सिद्धांत को सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत भी कहते हैं। सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत मतलब आप कह सकते हो इसको, क्योंकि जो इसके स्टेप्स हैं सीखने के वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि उसको व्यक्त करने का तरीका एकदम अलग है। सूचना जो हमारे दिमाग में जो जा रही है, ना तो हम रट के कर रहे हैं, ना किसी चीज़ के लिए कर रहे हैं, मतलब उद्दीपक है जिसको देख के कर रहे हैं, ना किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। हमारा जो सूचना प्रसंस्करण हो रहा है उसके जो चरण है वो एक मानसिक शक्ति के गठन से शुरू होता है। हमारे मस्तिष्क में जो हमारी मानसिक शक्ति है उसका हम संगठन करते हैं। उसके बाद क्षेत्र, आशा या आवश्यकता प्रणाली के अनुसार क्या हमको कार्य करना है उसका निर्धारण करना मस्तिष्क में, और उसका एक तरह से क्या कर सकते हैं आप, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। समतुल्य विश्वास या विश्वास मूल्य इसमें महत्वपूर्ण योगदान देते हैं कि जो आपके नॉर्म्स हैं वो आपके व्यवहार को निर्देशित करते हैं। तो निर्देशन जो प्रणाली है वह आपकी समतुल्य विश्वास या विश्वास मूल्य के अंतर्गत आती है। उसके बाद आपकी संज्ञान क्षेत्र प्रणाली है कि जो व्यवहार का स्थान है वो हम निर्धारित करते हैं किस प्रकार से, मतलब वो चीज़ को हम एकदम जैसे उसके सोल्यूशन का एक माइंड मैप बना लेते हैं कि इस प्रकार से ये चरण के बाद ये इधर, तो मतलब कैसे क्या करना है, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में बैठने लगती हैं। फिर इसका संवेदी प्रतिमान बनता है, एकदम आपका मॉडल बन जाता है कि हाँ ये चीज़ हमको ऐसी एग्जैक्टली करनी है, और विवेक और बुद्धि के अनुसार हम उस समस्या का समाधान करके लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो
ये आपका जो सिद्धांत है टालमैन का सिद्धांत है। अब इसके कुछ जो छूटे हुए बिंदु हैं उसको भी, क्योंकि अक्सर पूछता है कि इससे क्या निष्कर्ष निकलता है या किस प्रकार से इसको सीखते हैं, तो यहाँ पे देखिए तो संज्ञानात्मक प्रक्रिया अधिगम का हृदय है टालमैन के अनुसार। जो देखिए दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, उत्तेजना और संज्ञानात्मक प्रक्रिया, लेकिन जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया है वह क्या है, अधिगम का हृदय। हृदय से तात्पर्य कार्य संचालन करने में, वहीं जैसे हृदय पंप करता है तो खून का दौरा होता है, शरीर में सारी जगह ऊर्जा पहुंचती है, वैसे ही मतलब आप कह सकते हैं कि इन्होंने संज्ञानात्मक पक्ष को ज्यादा महत्व दिया है। संज्ञानात्मक पक्ष ना हो तो आप कितना भी कर लो, मतलब उत्तेजना उसको दे लो, वो कार्य नहीं करेगा। क्योंकि जैसा कि हर बार सबलीकरण उन्होंने किया, मतलब हर बार भोजन दिया, लेकिन वो ग्रुप क्या हुआ, पीछे हो गया। तो यहाँ पे उन्होंने इस प्रकार से इसको कहा। अगला वाचक है उत्तेजना पर प्रतिक्रिया और विश्वास पर कार्य होता है। जो हमें उद्दीपक प्रस्तुत हो या जो पुनर्वलन के लिए हम कार्य करते हैं, वो उत्तेजना जो होती है, उत्तेजना पर प्रतिक्रिया होती है, और जो कार्य होता है वो विश्वास पे होता है। अर्थात विश्वास मतलब जो हमारे मूल्य है संज्ञानात्मक, उसकी यहाँ इन्होंने बात करी। अगला जो टर्म है कुछ सीखना, क्या होता है, अधिगम चिन्ह। जो भी कुछ सीखते हैं वो क्या है, एक अधिगम का चिन्ह है। ज्यादा प्रेरणा अधिगम में बाधा होती है। जैसा कि आपने देखा, अगर एक्सेस कर देंगे मोटिवेशन या आप रेनफोर्समेंट मतलब पुनर्बल, तो वो अधिगम में एक तरह से बाधा डालने लगती है। परिणाम से अधिक पद महत्वपूर्ण है, ये भी इनका बहुत महत्वपूर्ण टर्म है। भूलभुलैया से निकलना और सिर्फ भोजन प्राप्त करना यहाँ पे नहीं था। हम दिन भर कुछ भी करें और रात में खाना खाएं, तो दिन शुरू होना और रात में खाना खाना तो सेम प्रक्रिया है। तो इसमें हमने नया क्या सीखा, कुछ भी नहीं सीखा। हम किस प्रकार से खाना खा रहे हैं, मतलब क्या क्या हमने दिन भर किया, किस प्रकार से पैसे कमा रहे हैं, या किस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, या किस प्रकार से खाना बना रहे हैं, किस प्रकार खाने का सामान इकट्ठा कर रहे हैं। ये जो पद है यही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिगम के बिना मस्तिष्क शून्य है। अगर हम कुछ नहीं सीखेंगे तो हमारा मस्तिष्क शून्य हो जाएगा। हम कुछ ना कुछ तो सीखते ही रहते, चाहे खुरापात ही सीखते रहे, चाहे अच्छी चीज़ें सीखते रहे, चाहे बिना काम की चीज़ें सीखते रहे, लेकिन दिमाग चलता रहता है। और जब भी दिमाग शून्य होने लगता है तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारी मानसिक स्मृतियाँ और मानसिक प्रक्रियाएं सब कमज़ोर होने लगते हैं। तो इसीलिए जो अधिगम का पथ है वही हमारा सीखने का मुख्य आपका आधार है, और अधिगम का पथ हमारे लक्ष्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमने सीख लिया, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमने किस किस चरण के द्वारा सीखा है। और इनका जो लास्ट आप को ध्यान देना है कि शिक्षण तरीका एवं विधि महत्वपूर्ण है। मतलब हमने उसको किसी चीज़ को, जैसे दरवाज़ा खोलने की बात करके भोजन प्राप्त करना था, यहाँ पे इन्होंने भूलभुलैया दी, मतलब बहुत डिफिकल्ट था उसके हिसाब से। तो जो शिक्षण की विधि और तरीका होता है वह शिक्षण में बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे, कितना सीखेगा, सीखने का स्तर कितना होगा, जो वह सीखेगा उसका किस प्रकार से प्रयोग कर पाएगा, ये डिपेंड करता है कि उसने कैसे सीखा है। अगर आप उसको सरल परिस्थिति में उसको सिखाओगे तो ठीक है, हाँ स्टार्टिंग सरल से ही करनी है, लेकिन हाँ समस्या समाधान, क्योंकि जैसे आप ज्ञाने का ही सिद्धांत पढ़ते हो तो लास्ट में आपका समस्या समाधान है। तो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट समस्या समाधान, आप उसको समस्या परिस्थिति में डालो और वो समस्या का समाधान करे। समस्या को धीरे धीरे क्या करो, जटिल बनाते जाओ। तो इसलिए जो सिखाने का तरीका और सिखाने की विधि होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है टालमैन के अनुसार। तो ये है टालमैन का चिन्ह सिद्धांत। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई ऐसा बिंदु है जो आपको कम, मतलब थोड़ा लग रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो आप प्लीज़ बता सकते हैं, मैं उसको फिर से क्लियर करने का प्रयास करूँगी।